के स्टूडेंट, मैं दीपेंद्र सिंह, हिंदी विभाग, रानी लक्ष्मीबाई कन्या महाविद्यालय। छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे बीए पार्ट थर्ड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र आधुनिक काव्य के ऊपर। आधुनिक काव्य की पूर्ववर्ती क्लासों में हमने छात्रों चर्चा की थी एक प्रश्न जो कि चरित्र चित्रण से संबंधित होता है। उस पर मैंने आपको बताया था चरित्र चित्रण वाले प्रश्न का आंसर किस प्रकार से देना है। दूसरी हमने चर्चा की किसी कवि की काव्यगत विशेषता, जिसमें हमने विषय लिया पंत जी को। और आज हम बात करेंगे प्रश्न जो कि भाव पक्ष और कला पक्ष से संबंधित आता है। उसमें हमने विषय लिया है रामधारी सिंह दिनकर, जो कि प्रगतिवादी विचारधारा के कवि रहे। दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 सिमरिया गांव बिहार में हुआ। आप बाल्यकाल से ही प्रतिभा के धनी रही और आपने उच्च शिक्षा ग्रहण करके परिवार का पालन पोषण भी किया और साथ में हिंदी साहित्य की सेवा की आपने। आपके राष्ट्रवादी विचारों से आपको राष्ट्र कवि की पदवी मिली, या हम यूँ कह सकते हैं कि गुप्त जी के सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में आप ही प्रतिस्थापित हुए। आप ही गुप्त जी के सच्चे उत्तराधिकारी कहे जा सकते हैं। यानी मैथिली शरण गुप्त जी के बाद जो अगर राष्ट्र कवि का दर्जा प्राप्त हुआ वो रामधारी सिंह दिनकर जी को प्राप्त हुआ। आपका काव्य जो हमारी पाठ्यपुस्तक में है कुरुक्षेत्र का जो उद्देश्य, जो ये प्रबंध काव्य है, इसमें आपने महाभारत को आधार बनाकर वर्तमान परिस्थितियों का समावेश, वर्तमान परिस्थितियों का चित्रण जो भारतवर्ष में और समूचे विश्व में जिस प्रकार का एक दृश्य रेखांकित हो रहा था, उस दृश्य का रेखांकन करने में आप जो है महाभारत के पात्रों के माध्यम से आपने कुरुक्षेत्र नामक रचना में किया है कि जिस समय तत्कालीन समय गरीबों पर अत्याचार, उनका शोषण हो रहा था, शोषक वर्गों के द्वारा शोषितों का पुरजोर तरीके से शोषण किया जा रहा था। इन सभी बातों को लेकर आपने इस प्रबंध काव्य की रचना की। इस प्रबंध काव्य के अगर हम बाहुपक्ष की बात करें तो सबसे पहली बात आएगी अनुभूतिगत मार्मिकता। आपने इस बिंदु को चरित्रार्थ आपके कुरुक्षेत्र में युधिष्ठिर के माध्यम से, युधिष्ठिर को जब ये लगा कि ये समूचा जो युद्ध है और इस युद्ध का जो कारण है मैं हूं, और वो अपने आप को ग्लानि से युक्त ग्लानि महसूस करने लगे थे युधिष्ठिर जी, उस ग्लानि भावों को आपने ऐसे पिरोया है अपने कुरुक्षेत्र काव्य में जैसे बिल्कुल युधिष्ठिरों के अनुभव को, तत्कालीन युधिष्ठिर के युद्ध की विभीषिका के जो अनुभव उनको हुए, उनको मानो सहज रूप से आपने ग्रहण किया हो और उनको ही आपने बिल्कुल अनुभूति जन्य मार्मिक तरीके से आपने कुरुक्षेत्र में इसको प्रदर्शित किया है, जिसको हम इन पंक्तियों से देख सकते हैं। जब युद्ध में फूट पड़ी ये आग तो कौन सा पाप नहीं किया तूने गुरु के वध के हित झूठ कहा, सिर काट समाधि ही लिया तूने। इन पंक्तियों से कहीं कहीं युधिष्ठिर की चिंता दिखाई देती है, उनकी युद्ध होने के पीछे ग्लानि दिखाई देती है कि वो कहते हैं कि तूने इस युद्ध के लिए इस युद्ध की आग के लिए तूने कौन कौन से पाप नहीं किया। तूने झूठ बोलकर गुरु का वध किया, यानी कि वही द्रोणाचार्य जी के वध के समय की स्थिति को दिनकर जी ने यहाँ अनुभूति जन्य रूप में प्रतिस्थापित किया है।
अब अगर हम बात करें दिनकर जी के कुरुक्षेत्र के काव्य की, तो अगली बात में अगला बिंदु आता है समसामयिकता। अगला बिंदु कुरुक्षेत्र के आधार पर हम देखें तो समसामयिक समस्याओं का चिंतन, समसामयिक समस्याओं का चिंतन, यानी दिनकर जी के जहन में कहीं कहीं तत्कालीन जो समस्याएं उनको दिखाई दे रही थी कि साम्राज्यवाद, मार्क्सवाद के कारण शोषण, अनीति, असमानता से संघर्ष जन्म रहा था, क्योंकि जब अनीति होगी, शोषण होगा, तो कहीं न कहीं एक दिन ऐसा आएगा कि वो संघर्ष को जन्म देगा। और यही जो संघर्ष की जो स्थिति बनी, उस संघर्ष की स्थितियों को जो समय तत्कालीन समय में दिखाई दे रही थी, उनको उन्होंने कुरुक्षेत्र के माध्यम से, महाभारत के पात्रों के माध्यम से परिलक्षित किया। क्योंकि युधिष्ठिर ने काफ़ी प्रयास किया कि भाई युद्ध न हो, लेकिन कौरवों के अन्याचार, अनीति और शोषण का परिणाम हुआ कि अंततः पांडवों को अपने ही परिजनों से संघर्ष करना पड़ा। तो प्राचीन पौराणिक पात्रों को आधार बनाकर तत्कालीन जो समस्याएं जो संपूर्ण विश्व में व्याप्त थी कि चारों ओर जो प्रथम विश्व युद्ध की विभीषिका बनी हुई थी, उसी को आधार बनाकर उस समय की जो विश्व और भारतवर्ष की समस्याओं का चिंतन करते हुए उन्होंने कुरुक्षेत्र जैसी रचना को जन्म दिया। जैसे शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नरका सम हो। यानी ये पंक्तियां परिलक्षित करती है कि जो उस समय की समस्याएं थी, वो समस्या क्या थी कि लोगों, जो शोषित वर्ग था, उस शोषित वर्ग के ऊपर शोषणकर्ताओं के द्वारा शोषण किया जा रहा था, और वह अंततः उस शोषण से परेशान होकर तत्कालीन कवियों ने भी जो है शोषितों के उत्थान की बात कही और उन्हें संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। ऐसा तत्कालीन कवियों का उद्देश्य और ध्येय भी रहा। और उसकी इस वानगी को वो परिलक्षित करते हुए कहते हैं कि शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक सभी सुख का अनुभव नहीं कर सकते। अगर कहीं न कहीं एक दूसरे के हितों का मार्जन होगा, एक दूसरे के हितों का ऊपर अधिकार जमेगा, तो निश्चित संघर्ष की स्थिति पैदा होगी। आगे हम बात करते हैं छात्रों उनके मानवतावादी विचारधारा। अगला बिंदु है मानवतावादी विचारधारा उनकी काव्य में। छात्रों, कुरुक्षेत्र के अनुशीलन से पता चलता है कि उन्होंने न्याय, समता, बंधुत्व, प्रेम, सहयोग आदि की स्थापना के लिए जो है मानव काव्य सृजन किया हो, उसकी प्रेरणा के लिए उन्होंने काव्य सृजन किया हो, और वो बताना चाहते हो कि चारों न्याय हो और सभी बंधुत्व के भाव से आपस में लोग बाग रहें और मानवता ही एक उद्देश्य बने। ये नहीं कि एक मानव दूसरे मानव का शोषण करे, वहाँ मानवता नहीं रह जाती है। इसलिए उनका उद्देश्य कहीं न कहीं ये था काव्य के माध्यम से कि मानवता व्याप्त हो, और उसको उन्होंने परिलक्षित करते हुए कहा आज की दुनिया विचित्र, नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। यानी मानव कहीं न कहीं प्रकृति को अपना दास बनाना चाह रहा था, प्रकृति का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन कर
और उस पर विजेता को हासिल करना चाह रहा था। शोषित वर्ग का शोषण किए जा रहा था, उन पर जुर्म ढाया जा रहा था। तो इन सभी स्थितियों को देखकर उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से एक संदेश देना चाहा कि आपस में मानवतावादी विचारधारा फलीभूत हो, एक दूसरे मानव का सहयोग करे, उनके हितों का न दबाए, उनके हितों की रक्षा करे। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मानवतावादी विचार दृष्टिकोण अपने काव्य में दिखाया। अब ये तो था छात्रों कवि का भाव पक्ष, जो हमने अभी चर्चा की, वो तो था कवि का भाव पक्ष। अब बात करते हैं कला पक्ष। कला पक्ष में हम बात करें तो सबसे पहले बिंदु है रस योजना। रस योजना, रस योजना की हम बात करें तो उनके काव्य में कोई श्रृंगारिकता का उन्होंने कहीं पर भी बात नहीं की। उनके काव्य से अगर हमें रस की प्रतीति होती है तो शांत और करुण जैसे रस उनके काव्य में दिखाई देते हैं। उसका कारण था कि वो शांति को चाहते थे और उसके अलावा करुण रस, क्योंकि दीनहीनों पर जो शोषक वर्ग के द्वारा शोषण हो रहा था, उनकी इस दीनहीन अवस्था को देखकर वो उस शोषित वर्ग को धिक्कार रहे थे। इस प्रकार से उनके काव्यों की अगर हम रस की बात करें तो उनके काव्य में कहीं कहीं जो है शांत और जो है करुण रस की अधिक दिखाई देती है। उसके बाद हम बात करें छात्रों छंद योजना। छंद योजना में दिनकर जी के काव्य में मुक्तक और तुकांत छंदों का प्रयोग देखने को मिलता है। अधिकांशतः उन्होंने मुक्तक छंद का प्रयोग किया, यानी छंद विहीन रचना उन्होंने लिखी। जैसे उसके लिए हम बात कर सकते हैं वह मनुज जिनका गगन में है जा रहा है यान, कांपते जिसके करों से देख कर परमाणु। जो उस समय की जो विभीषिका थी, आपस में एक दूसरे देश एक दूसरे के दुश्मन बने हुए थे, प्रथम विश्व युद्ध छिड़ा हुआ था समूचे विश्व में, उस स्थिति को केंद्रित करके उन्होंने मुक्तक छंद में, यानी वह मनुज जिनका गगन में जा रहा यान, कांपते जिसके करों से देखकर परमाणु। उसके अलावा उनकी कहीं तुकांत छंदों का भी उनके द्वारा प्रयोग किया गया। तुकांत छंदों में हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने कवित्व और सवैये का पुट लिया हो, कवित्व और सवैये जैसा पुट उन्होंने अपनी शैली में लिया हो। जैसे हम बात करें तुकांत की तो कुरुक्षेत्र से पूर्व नहीं क्या सभा लगा था चलने, कुरुक्षेत्र से पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय के बलने। यानी इन पंक्तियों से ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं उन्होंने कवित्व और तुकांत छंदों का प्रयोग लिया था। दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। कुरुक्षेत्र से पूर्व नहीं क्या समर लगा था चलने, प्रतिहिंसा का दीप भयानक हृदय के बलने। तो इनसे तुकांतता का प्रतीत होता है। तुकांत उन्होंने ले गति क्रम में तुकांत छंदों का प्रयोग किया और अधिकांश तो उनके काव्य में मुक्तक छंद दिखाई देते हैं। अगले कला पक्ष के अंतर्गत हम बात करें तो बात आएगी भाषा शैली। किसकी आएगी छात्रों? भाषा शैली। भाषा शैली की बात करें या भाषा सौष्ठव की हम बात करें तो दिनकर जी के काव्य में परिमार्जित भाषा शैली का प्रयोग हुआ। उन्होंने खड़ी बोली हिंदी का ही प्रयोग किया, क्योंकि आधुनिक काव्य अधिकांश अगर हम बात करें द्विवेदी युग से खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग सर्वाधिक होने लगा था और उसका ही परिणाम रहा कि अधिकांश सभी कवियों ने जो है परिमार्जित भाषा का प्रयोग किया। आपकी भाषा परिमार्जित थी, आपकी भाषा में राष्ट्रीयता का विचार प्रमुखता से उद्घाटित होता है। आपने राष्ट्रवादी विचारों को कहीं कहीं क्रोध रस में भी व्यक्त किया है, आरोपण के रूप में भी आपने व्यक्त किया है। हम बात करें अगर उनकी भाषा शैली की तो भाषा शब्द उनके कहीं पर भी काठिन्यता से युक्त नहीं है, सहजता से उनके शब्दों का अर्थ आसानी से ग्राह्य हो जाता है। सब सूर सुयोधन साध गए, मृतकों को ले भरा ये देश बचा है, मृत वत्सलता माँ की पुकार बची, युवती विधवाओं का वेश
बचा है। छात्रों, इन पंक्तियों से ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी भाषा सहज और सरल थी, परिमार्जित थी। कहीं पर भी उन्होंने चमत्कारिकतापूर्ण शब्दों का प्रयोग अपने काव्य में कहीं पर भी नहीं किया। सहजता से अर्थग्राही हो जाए ऐसे ही शब्दों का प्रयोग उन्होंने अपने काव्य में किया। ये हुई भाषा शैली। अब अगला बिंदु आता है छात्रों, भाषा शैली के बाद अलंकार योजना। अलंकार योजना की अगर हम बात करें छात्रों, तो आपके काव्य में कई अलंकारों का प्रयोग मिलता है। उपमा, अनुप्रास, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग आपने किया है। हम रूपक को समझेंगे। लोभ नागिनी ने विष फूंका, शुरू हो गई, विष फूंका, शुरू हो गई चोरी। यहां लोभ नागिनी, लोभ को यानी कि जो चोरी के पीछे कहीं न कहीं जो उद्देश्य है उन्होंने बताया, लोभ को बताया, और यहाँ लोभ को नागिनी रूप के रूप में व्यक्त किया है। यहाँ उनका जो है इसमें इस पंक्ति में रूपक अलंकार प्रतीत होता है। उसी प्रकार उत्प्रेक्षा का भी हम एक उदाहरण देखते हैं। भीष्म ने देखा गगन की ओर, भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय की छोर, युधिष्ठिर के हृदय की छोर। यानी भीष्म ने देखा गगन की ओर, मापते मानो युधिष्ठिर के हृदय की छोर। ये यानी यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार, इसमें रूपक और यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार की प्रतीति होती है। तो इनकी अलंकार योजना में जो है अनुप्रास, उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का सर्वाधिक प्रयोग देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मानवीकरण की। छात्रों, जैसा कि छायावाद के बाद प्रगतिवाद का जन्म हुआ, तो छायावाद का जो प्रमुख तत्व रहा मानवीकरण का कहीं पुट या उसकी छाया प्रगतिवादी काव्य पर भी दिखाई देती है, और दिनकर जी के द्वारा भी मानवीकरण का सर्वाधिक प्रयोग किया गया। उन्होंने मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया, जिसको हम देखेंगे। ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासनी व्याली, ओ कुरुक्षेत्र की सर्वग्रासनी व्याली, मुख पर से ले पहुंच रुधिर की लाली। यानी उस कुरुक्षेत्र को ही मानो दिनकर जी के द्वारा मानवीय रूप दे दिया हो, नायिका का रूप दे दिया हो, ऐसा उनकी इन पंक्तियों से प्रतीत होता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं छात्रों कि भाव पक्ष में जहां मानवता, समसामयिक समस्याओं का समाधानात्मक चिंतन का सशक्त अभिव्यक्ति उनके भाव पक्ष में जो दिखाई देती है, वैसे ही कला पक्ष में तदनुरूप ओजस्विता, प्रौढ़ता, प्राज्वलता और की शैली का विधान देखने को मिलता है। यानी जहां उन्होंने मानवता, समसामयिक समस्याओं का चिंतन आदि विचारों को अपने काव्य में जगह दी, तो उनको व्यक्त करने के लिए कोमलकांत पदावली से कार्य नहीं चलता चाहता। उसके लिए उन्होंने उसके ही जैसी ओजस्विता युक्त, प्रौढ़ता युक्त और प्रांजलता युक्त शब्दावली का प्रयोग अपने कला पक्ष में करके अपने काव्य को
प्रबल बनाया। तो हम कह सकते हैं छात्रों कि दिनकर जी के काव्य में भाव पक्ष जितना अच्छा है उतना ही अच्छा कला पक्ष प्रतीत होता है। धन्यवाद।